नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सृष्टि क्लासेस में। यूपी लेखपाल भर्ती 2025 के लिए ये महत्वपूर्ण वीडियो ग्रामीण समाज एवं विकास से पंचायती राज का इतिहास जो हम इस वीडियो में लेकर आए हैं, इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए देखते हैं पंचायती राज का इतिहास। भारतीय समाज में लोकतांत्रिक व्यवस्था की एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण परंपरा है। इसका विकास प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक कई चरणों में हुआ। आगे हम इसका विस्तृत जो विवरण दिया गया है उसको देखेंगे कि भारतीय समाज में लोकतांत्रिक व्यवस्था की क्या ऐतिहासिक महत्वपूर्ण परंपरा रही है। इसका विकास जो प्राचीन समय से लेकर वर्तमान समय तक कई भाग में कई चरणों में हुआ है। चलिए देखते हैं। प्राचीन काल में पंचायती राज की जड़ें भारत के प्राचीन इतिहास में पाई जाती हैं। जैसे वैदिक काल में देखते हैं क्या थे पंचायती राज। वैदिक काल में गांव स्तर पर सभाओं का उल्लेख मिलता है, जिन्हें सभा और समिति कहा जाता था। ये निर्णय लेने और विवाद सुलझाने के लिए जिम्मेदार थी। सभा और समिति ये दो संस्थाएं थी जिसको पंचायत में निर्णय लेने का, विवाद सुलझाने का जिम्मेदारी तय किया गया था सभा और समिति को। ठीक है। महाजनपद और मौर्य काल। अब वैदिक काल के बाद आगे देखते हैं महाजनपद और मौर्य काल में पंचायत राज ग्रामीण स्वशासन कैसा था। महाजनपद का काल में स्थानीय स्वशासन का उल्लेख मिलता है। मौर्य और गुप्त साम्राज्य के दौरान गांव में प्रशासन में पंचायतों की भूमिका थी। ग्राम प्रधान का उल्लेख किया गया है, जो ग्राम पंचायत का प्रमुख होता था। ग्रामीणी जो तत्कालीन वर्तमान समय में ग्राम प्रधान के समकक्ष होता था, उसका उल्लेख किया गया था। पंचायत प्रमुख होता था महाजनपद और मौर्य काल में। ठीक है। चोल साम्राज्य और दक्षिण भारत। चोल शासनकाल में पंचायत व्यवस्था को संगठित रूप देखने को मिलता है। इसे उर कहा जाता था, जिसमें राजस्व, सुरक्षा और न्याय जैसे कार्य पंचायतें करती थी। उर कहा जाता था इसको, पंचायत को। ठीक है। जिसमें राजस्व, सुरक्षा और न्याय जैसे कार्य पंचायतें करती थी। मध्यकाल में, मुगल काल में देखते हैं, मध्यकालीन भारत में पंचायतों की भूमिका कमजोर हो गई। हालांकि गांव स्तर पर न्याय और प्रशासन के लिए पंचायतें मौजूद थीं। वे सामाजिक और धार्मिक मामलों में निर्णय लेती थी, लेकिन उनके पास स्वतंत्र अधिकार कम थे, क्योंकि प्रशासन का केंद्रीकरण मुगल साम्राज्य के अधीन था। यहाँ पे पंचायतों का जो अधिकार था, पंचायतों के अधिकार निम्न हो गए थे मुगल काल में, क्योंकि जो भी शक्तियां थी, जो भी स्वतंत्रता थी, वो मुगल कालीन प्रशासन के हाथों में थी। शक्ति का केंद्रीकरण हो गया मुगल साम्राज्य का। इसलिए मुगल काल में पंचायतों की भूमिका कमजोर हो गई। अब ब्रिटिश काल की बात करते हैं पंचायती राज को लेकर। ब्रिटिश शासन के दौरान पंचायती राज व्यवस्था कमजोर हो गई। यहाँ भी ब्रिटिश शासन के दौरान भी पंचायती राज व्यवस्था कमजोर हो गई, क्योंकि ब्रिटिश जो शक्तियाँ थी वो सारी शक्तियों का केंद्रीकरण करने लगी, जिसमें केंद्रीकरण की नीति ब्रिटिश सरकार ने प्रशासन का केंद्रीकरण किया, जिससे स्थानीय स्वशासन का महत्व कम हो गया। जितने भी प्रशासन और शक्तियाँ और जितनी भी विकास के कार्य प्रशासन से जिम्मेदारी थी, वो सीधे सीधे ब्रिटिश हाथों में हो गई। उसका केंद्रीकरण कर लिया गया, स्थानीय स्वशासन को महत्व कम दिया गया। तो इसलिए केंद्रीकरण की नीति ब्रिटिश काल में थी, जिससे पंचायती राज व्यवस्था को कमजोर करने में इसकी अहम भूमिका थी। 1861 का भारतीय काउंसिल एक्ट। 1861 का भारतीय काउंसिल एक्ट ब्रिटिश शासन ने गांवों में स्थानीय संस्थाओं को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। ब्रिटिश शासन ने गांवों में स्थानीय संस्थाओं को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। हालांकि
इन्हें वास्तविक स्वायत्तता नहीं दी गई। किसके तहत? 1861 के भारतीय काउंसिल एक्ट के तहत। 1882 का रिपन प्रस्ताव। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। उन्हें ग्राम स्तर पर स्वशासन का समर्थन किया। मतलब लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। उन्होंने ही ग्राम स्तर पर स्वशासन का समर्थन किया। उनके प्रस्ताव ने स्थानीय निकायों को सुधारने का प्रयास किया। यानी 1882 का लॉर्ड रिपन एक्ट, जिसमें लॉर्ड रिपन को ही स्थानीय स्वशासन यानी ग्रामों के स्थानीय स्वशासन को जनक उनको कहा गया और ग्राम स्तर पर स्वशासन के लिए इन्होंने समर्थन किया। 1935 का भारत सरकार अधिनियम। इस अधिनियम में स्थानीय स्वशासन को मान्यता दी गई, लेकिन यह सीमित था और प्रभावी रूप से लागू नहीं हो सका। 1935 भारत सरकार अधिनियम के तहत जो स्थानीय स्वशासन को मान्यता तो दी गई, लेकिन इसे यह सीमित कर दिया गया और प्रभावी रूप से यह लागू नहीं हो सका। स्वतंत्रता के बाद आधुनिक काल। अब अंग्रेजी शासन के बाद की बात देखते हैं क्या थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पंचायती राज को भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला के रूप में स्थापित करने की आवश्यकता महसूस की गई, जिसमें 1948 में गांधी जी का दृष्टिकोण क्या कहता है। महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज का सपना देखा, जिसमें गांवों को आत्मनिर्भर और स्वशासी बनाने की बात कही। आज़ादी के बाद 1948 में गांधी जी ने स्वशासन ग्राम स्वराज के लिए जो सपना देखा था और गांवों को आत्मनिर्भर और स्वशासी बनाने की बात कही, उनका दृष्टिकोण से 1948 में ये इसकी आधारशिला रखी गई स्थानीय स्वशासन की। आगे देखते हैं 1957 का बलवंत राय मेहता समिति, महत्वपूर्ण समिति है पंचायती राज से। इस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की। 1957 में बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत समिति की सिफारिश की, जिसमें ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर, पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर, जिला परिषद जिला स्तर पर। कल भी मैंने इसके बारे में बात किया था। ये ग्राम स्तर पर जिसका मुखिया ग्राम प्रधान और सदस्य तो थे ग्राम सदस्य, और ब्लॉक स्तर पर इसका मुखिया ब्लॉक प्रमुख और सदस्य बीडीसी। जिला स्तर पर इसका अध्यक्ष जिला पंचायत अध्यक्ष और जिला परिषद सदस्य इसके सदस्य होते हैं। ठीक है, इसका निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से, इसका भी निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से, ब्लॉक प्रमुख का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से, बीडीसी का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से, जिला पंचायत अध्यक्ष का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से और जिला पंचायत सदस्य का जो निर्वाचन होता है वो प्रत्यक्ष रूप से। 2 अक्टूबर 1964 को राजस्थान के नागौर जिले में पहली बार लागू किया गया। पंचायती राज को 2 अक्टूबर 1964 को राजस्थान के नागौर जिलों में पहली बार लागू किया गया। संवैधानिक प्रावधान देखते हैं। 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत 73वें संविधान संशोधन ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। ठीक है, 1952 में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा 1952 में मिला 73वें संविधान संशोधन के तहत। इसके प्रमुख प्रावधान क्या है? प्रत्येक राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली, यानी जो बलवंत राय मेहता समिति में त्रिस्तरीय पंचायती समिति जो थी, प्रणाली जो थी, ग्राम स्तर, पंचायत समिति और जिला पंचायत के स्तर पर जो तीनों स्तरीय पंचायत प्रणाली थी उसको लागू किया जाए। ग्राम सभा की स्थापना, हर 5 साल में पंचायतों के लिए चुनाव अनिवार्य कर दिया गया। सिर्फ कार्यकाल कितना होता था पंचायतों का? 5 साल के लिए। अनुसूचित जाति जनजाति और महिलाओं के लिए आरक्षण, महिलाओं के लिए कम से कम 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया। वित्त आयोग का गठन पंचायतों के लिए धन आवंटित करने के लिए किया गया, यानी वित्त आयोग का गठन पंचायतों को धन आवंटित करने के लिए किया गया। अनुच्छेद में अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक
पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है। 11वीं अनुसूची, इसमें 29 विषय दिए गए हैं जो पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, जैसे कृषि, जल प्रबंधन, स्वास्थ्य, शिक्षा और आदि। 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है, जिसमें 29 विषय दिए गए हैं जो पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, जैसे कृषि, जल प्रबंधन, स्वास्थ्य और शिक्षा। वर्तमान स्थिति क्या है? आज पंचायती राज ग्रामीण भारत में विकास और लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। यह स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने और विकास योजनाओं के कार्यान्वयन में सहायक है। हालांकि भ्रष्टाचार, संसाधनों की कमी और जागरूकता की कमी जैसी चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं। वर्तमान समय में ये सारी चीज़ें हैं जो भ्रष्टाचार, संसाधनों की कमी और जागरूकता की कमी से चुनौतियां अभी बरकरार हैं। लेकिन पंचायती राज ग्रामीण भारत के विकास में और लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, महत्वपूर्ण स्तंभ है। स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने और विकास योजनाओं को कार्यान्वयन के लिए ये सहायक है। निष्कर्ष देखते हैं। पंचायती राज व्यवस्था भारतीय लोकतंत्र की आत्मा है। यह न केवल ग्रामीण भारत में को सशक्त बनाती है, बल्कि महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के आदर्शों को भी साकार करती है। आज इसे और भी अधिक प्रभावी बनाने के लिए जागरूकता, पारदर्शिता और संसाधनों का सही प्रबंधन आवश्यक है। ये रहे यूपी लेखपाल से पंचायती राज का इतिहास, जो महत्वपूर्ण टॉपिक इस वीडियो में लेके आए हैं। परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप लोग हमसे जुड़े रहें। हम ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आते रहेंगे आप सबके लिए, जो परीक्षा में लिए काफ़ी लाभदायक होगा। धन्यवाद।